हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप चैप्टर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इन चैप्टर 1 ऑफ द बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। डू यू रिकॉल द कंटेंट्स? तो क्या आप उनके कंटेंट्स को याद कर पा रहे हैं? दिस चैप्टर हैज़ ब्रॉडली कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस यू टू द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचर ऑफ ज्योग्राफी। यू आर ऑल्सो acquainted with the important branches that sprout from the body of geography। तो ज्योग्राफी जो है एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, उसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। इफ़ यू री रीड द चैप्टर यू विल बी एबल टू रिकॉल द लिंक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो चीज़ों को ह्यूमन ज्योग्राफी के, तो इसमें इस ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है वो क्या है, वो मदर है ज्योग्राफी की, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम सभी जो फील्ड्स हैं उनमें यूज़ करते हैं। आप जैसे आगे पढ़ोगे वो समझते जाओगे। एज यू नो ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज़ इंटीग्रेटिव। तो ज्योग्राफी जो है वो किसका फील्ड है? इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी इज़ इंटीग्रेटिव। वो क्या है? इंटीग्रेटिव है, एम्पिरिकल है, प्रैक्टिकल है। Thus, the reach of geography is extensive, and each and every event or phenomena which vary over space and time can be studied geographically। और हर एक फिनोमिना जो है वो हम कैसे पढ़ सकते हैं? जोग्राफिकली हम उसे स्टडी कर सकते हैं। हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? आप अर्थ सरफेस को कैसे देखते हो? डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइज टू मेजर कंपोनेंट्स? तो अर्थ के जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, पहला है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकंड है हमारा लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया हमारा नेचर से रिलेटेड, ठीक है, और लाइफ फॉर्म्स हो गए ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे अब आपको जो ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में एक लिस्ट बनानी है, और जो ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी स्टडीज़ फिज़िकल एनवायरनमेंट। तो फिज़िकल ज्योग्राफी क्या है? वो स्टडी करती है फिज़िकल एनवायरनमेंट को, और ह्यूमन ज्योग्राफी है वो स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। तो ह्यूमन्स और जो हमारा नेचर है उसके साथ जो हमारा रिलेशन है वो स्टडी करती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। किसके बीच का? ह्यूमन्स का और फिज़िकल कंपोनेंट्स का या फिर नेचुरल कंपोनेंट्स का। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे come about the social, the economic differences between different parts of the world. You are already aware of the fact that the core concern of geography as a discipline is to understand the earth। तो मेजर जो कंसर्न है ज्योग्राफी का वो क्या है? किसको स्टडी करना, किसको अंडरस्टैंड करना, किसको समझना? अर्थ को समझना, ठीक है। Thus, emphasis is on study of nature and human beings। तो जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी है तो इसमें हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे? फोकस करेंगे नेचर पे और ह्यूमन बींग्स पे। यू विल रियलाइज दैट ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म एंड द वाइड रेंजिंग डिबेट्स स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी है उसके लिए बहुत सारी डिबेट्स हैं कि जो ज्योग्राफी है वो लॉ मेकिंग है या फिर डिस्क्रिप्टिव है। वेदर इट इज़ मैटर सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक। तो इसको स्टडी करने के भी दो अप्रोचेज़ हैं, पहला है रीजनल, दूसरा है सिस्टमेटिक। तो रीजनल अप्रोच में हम क्या करते हैं? किसी एक रीजन पे फोकस करते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे दिल्ली ले लेते हैं, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स स्टडी करेंगे। पैरामीटर्स एग्जांपल लैंड हो गया, वहाँ की सॉइल हो गया, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो इन सभी चीज़ों को, बहुत सारे पैरामीटर्स को जब हम किसी एक रीजन पे फोकस करके पढ़ते हैं तो वो होता है हमारा रीजनल अप्रोच। और जब हम किसी एक पैरामीटर को बहुत सारे रीजन्स में पढ़ते हैं, लाइक हम ले लेते हैं सॉइल ले लेते हैं, तो सॉइल कहीं पे फर्टाइल होती है, कहीं पे इनफर्टाइल होती है। तो जब हम बहुत सारे रीजन्स में सॉइल को पढ़ेंगे तो वो हो गया हमारा सिस्टमेटिक। और जब किसी एक रीजन पे फोकस करके हम बहुत सारे पैरामीटर्स को पढ़ते हैं तो वो होता है हमारा रीजनल अप्रोच। आगे हम बढ़ते हैं। वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमेना बी इंटरप्रेटेड थियोरेटिकली और थ्रू हिस्टोरिक institutional approach, these have been issues for intellectual exercise, but finally you will appreciate the dichotomy between physical and human is not very valid one, because nature and human are inseparable element and should not be seen holistically।
तो जो ह्यूमन्स हैं और जो नेचर है वो क्या है, इनसेपरेबल हैं, क्योंकि भाई नेचर के बिना हम नहीं जी सकते, ठीक है। तो वो क्या है, इनसेपरेबल है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स यूजिंग सिम्बल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। तो जो ह्यूमन फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना है उसको कैसे दिखाया गया है, मेटाफर की फॉर्म में दिखाया गया है, सिम्बल्स की फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हैं जैसे कि वी ऑफन टॉक ऑफ फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, nose of the glacier, nose or snout of the glacier, neck of the isthmus, and profile of the soil. Similarly, regions, villages, towns have been described as organisms. तो उसी तरीके से जो regions हैं, villages हैं, towns हैं, उसको किसकी तरह describe करा गया, organism की तरह. German geographers describe the state country as a living organism. तो जो जर्मन जोग्राफर्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी स्टेट को, कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, ठीक है, कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जो उसमें रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, वाटरवेज़ हैं, उनको किसकी तरह डिस्क्राइब करा गया है, सर्कुलेशन ऑफ आर्टरीज। जैसे हमारी जो बॉडी है, हम उसको क्या है, वो हम एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है, उनके थ्रू क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो उसी तरीके से जो कंट्रीज़ हैं वो भी क्या हैं, उनको कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, तो जर्मन जोग्राफर्स उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स ब्लड को और सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जो रोड है, रेलवे है, वाटरवे है, उससे भी तो हम जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो कैन यू कलेक्ट सच टर्म्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, तुम्हें एक एक्टिविटी दे दिए करने के लिए, हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन, तो कौन कौन से ज्योग्राफर ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम देखते हैं। रेड्जल, तो फर्स्ट जो रेड्जल है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को, इट इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि जो रिलेशनशिप है ह्यूमन्स के बीच का और अर्थ सरफेस के बीच का, वो उसको स्टडी करते हैं। सेकंड है हमारा LNC सैम्पल। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो LNC सैम्पल कहते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किसकी स्टडी करता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी चेंजिंग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं किसके बीच में, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम ये स्टडी करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू LNC सैम्पल। पॉल विडाल डे ला ब्लैच, कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिट इट, ठीक है। तो अगला है, देखते हैं हम, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Human geography study the interrelationship between the physical environment and the socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other. तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या स्टडी करती है, इंटर रिलेशनशिप फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स के बारे इन्वायरमेंट जो है, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो किसने क्रिएट करा है, ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करा है थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी द एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इन क्लास 11th इन द बुक एंटाइटल्ड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो you know that these elements are landforms, सॉइल, क्लाइमेट। तो अभी ये सारे क्या हैं, पैरामीटर्स बता दिए गए हैं जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट। जो ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो किन टेक्निक्स का और किन टूल्स का इम्पोर्टेंट करते हैं। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो किन
टेक्निक्स का और किन टूल्स का यूज़ करके चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेन कंसर्न है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है किसी भी सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट। Human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws. Human beings टेक्नोलॉजी को easily डेवलप कर पाते हैं जब उनको किसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, नेचर के बारे में, नेचर के लॉज के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जब हमको किसका कंसेप्ट समझ में आ जाता है, फ्रिक्शन का और हीट का, तो हम किस चीज़ को डिस्कवर कर लेते हैं, फायर का। सेकंड है फायर को डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारे यहाँ पे सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स एनेबल अस टू कन्क्वायर मैनी डिसीजेस। जब हम डीएनए और जेनेटिक्स को समझ लेते हैं, उनकी नॉलेज हमें होती है, तो हम क्या कर पाते हैं, जो डिसीजेस हैं, बहुत सारी डिसीजेस को हम ख़त्म कर पाते हैं, उनसे लड़ पाते हैं, ठीक है। वी यूज़ द लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। एरोडायनेमिक्स के लॉज को यूज़ करके हम प्लेन्स को डेवलप कर पाते हैं। यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नेचर है उसके बारे में नॉलेज होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, उसके लॉज के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द साइकिल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। अगर हम अर्ली स्टेजेस में देखते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में जब पहले हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं दे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। They adopted to dictates of nature. This is so because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive. तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वो बहुत स्लो था, कुछ था ही नहीं उस टाइम पे टेक्नोलॉजी के नाम पे, प्रिमिटिव स्टेजेस में, ठीक है। तो ये जो स्टेज है जब ह्यूमन बींग्स जो है उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, ठीक है, और टोटली नेचर पे डिपेंड रहता था, ठीक है। तो वो कंसेप्ट, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ह्यूमन सोसाइटीज़ के पास जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। मतलब कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हम चल रहे थे, ठीक है। तो वो हो गया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अर्लियर स्टेजेस में, लाइक बहुत समय पहले लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो उनके पास जो नेचर के पास होता था उसी में वो अपना गुजारा करते थे, तो वो होता था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट, at that stage of very low technological development, we can imagine the presence of naturalized humans who listened to nature, was afraid of its fury and worshipped it. तो उस टाइम पे लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, वो नेचर को सुनते थे, नेचर से डरते थे, उसको पूजते थे, ठीक है, नेचर की पूजा करते थे। जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। बेंदा लिव्स इन द वाइल्ड्स ऑफ अबुजमाद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो बेंदा जो है वो कहाँ पे रहता है, सेंट्रल इंडिया में रहता है। हिज विलेज कंसिस्ट ऑफ 3 हट्स डीप इन द वाइल्ड्स। तो उसके विलेज में क्या है, सिर्फ 3 हट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो जंगल है वहाँ पे हैं, ठीक है। नॉट इवन बर्ड्स और स्ट्रे डॉग्स दैट यूजुअली क्राउड विलेजेस कैन बी सीन इन दीज एरियाज। तो जैसे कि हम विलेजेस में देखते हैं वहाँ पे बर्ड्स होती हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वाइल्ड एरिया में रह रहे हैं, उस जंगल में रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 3 हट्स हैं, तो वहाँ पे वो स्ट्रे डॉग्स भी नहीं हैं, बर्ड्स भी नहीं हैं, ठीक है। Wearing a small loin cloth and armed with his axe, he slowly surveyed the Penda, where his tribe practices a primitive form of agriculture called shifting cultivation, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंदा है वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वहीं पे अपना प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये लोग फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है वो बता देती हूँ मैं। क्या होता है, जब फार्मर्स जो होते हैं किसी लैंड के एक पैच को कल्टीवेट करने के लिए उसको वहाँ पे जो भी
घास वास हो रही होती है, फिर पेड़ पौधे होते हैं, उनको कट करते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, और फिर 4-5 साल बाद जब उस सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है तो फिर वो दूसरे पैच के लैंड को क्लियर करते हैं और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द ऐश इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। तो क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट के वो जला देते हैं, और वो जो ऐश होती है, वो जो राख बचती है, उसको वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। बेंदा इज़ हैप्पी दैट द महुआ ट्रीज़ अराउंड हिम आर इन ब्लूम। तो बेंदा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वहाँ पे जो महुआ ट्रीज़ हैं वो खिल रहे हैं, वहाँ पे फूल आए हुए हैं उन पे। बेंदा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई, वो महुआ ट्रीज़ को ब्लूम होते हुए देख पा रहा है, और वो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड का, इस ब्यूटीफुल यूनिवर्स का पार्ट है। वो ट्रीज़ की तरफ देखता है और अपने आप, और जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उनको याद करता है, और अपने आप को बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करता है। और जब वो जा रहा होता है उन स्ट्रीम्स से गुजरते हुए, तो वो अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेता है पीने के लिए, और जो वहाँ की फॉरेस्ट की जो स्पिरिट है उनको थैंक्स बोलता है, लोई लुगी को, कि वो उनको अलाउ कर रही हैं कि वो अपनी जो प्यास है उसको बुझा सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हुए वो कुछ वहाँ की स्पेशल रूट्स हैं जिनको वो चबाते हुए, रूट्स और लीव्स हैं जिनको चबाते हुए जा रहे हैं। तो वो एक स्पेशल प्लांट होता है गजहारा एंड कचला, जिनको वो कलेक्ट करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट का सीन है, उसको बता रहे हैं। ही होप्स द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट विल बी काइंड। तो वहाँ की जो फॉरेस्ट की जो स्पिरिट है वो काइंड है। उनका वहाँ पे अभी ट्राइबल फेयर भी आने वाला है नेक्स्ट फुल मून पे। तो वो अपनी आइज़ को क्लोज़ करता है और इन सभी चीज़ों के बारे में वो याद करता है जो उनके एल्डर्स जो हैं उन्हें बताते थे। सडनली देयर इज़ अ रस्टलिंग ऑफ लीव्स। फिर उन्हें अचानक से जो लीव्स हैं उनकी आवाज़ आती है। तो उन लीव्स में से उनको आवाज़ आती है, बेंदा एंड हिज फ्रेंड्स नो इट इज़ द आउटसाइडर्स। तो उन लोगों को पता चल गया, बेंदा और उसके फ्रेंड्स को, कि ये बाहर के लोग हैं जो उन्हें सर्च करते हुए यहाँ पे आए हैं उस जंगल में। इन अ सिंगल फ्लूइड मोशन बेंदा एंड हिज फ्रेंड्स डिसअपियर बिहाइंड द थिक कैनोपी ऑफ ट्रीज एंड बिकम वन विद द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। और कुछ ही सेकेंड्स में वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, मतलब वहाँ की जो थिक कैनोपी है, ट्रीज़ है, उनके बीच में छुप गए, एंड बिकम वन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। The story in the books represents the direct relationship of the household belonging to economically primitive society with the nature। तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहे हैं कि एक इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी है, उसके रिलेशंस जो हैं वो फॉरेस्ट के साथ कैसे हैं। Next, read about other primitive societies which live in complete harmony with their natural environment. You will realize that in all such cases nature is powerful force। तो देखोगे कि जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, उसे वर्शिप करा जाता है, उसकी पूजा करी जाती है, उन्हें रिवर्स करते हैं, उन्हें कंजर्व करके रखा जाता है। देयर इज़ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन दैम। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। द फिजिकल एनवायरनमेंट for such societies became the mother nature. The people begin to understand their environment and forces of nature with the passage of time। जो लोग हैं वो धीरे धीरे समझते जा रहे हैं टाइम के साथ एनवायरनमेंट को और नेचर की जो फोर्सेस हैं उनको। With social and cultural development, human develop better and more efficient technology। सोशल और कल्चरल ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ जो ह्यूमंस हैं वो क्या कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पा रहे हैं। दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। और वो किसकी तरफ मूव करते जाते हैं, स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। मतलब कि नेसेसिटी होता है जितना तुम्हें चाहिए तुम्हारे पास उतना होना, टू स्टेट ऑफ फ्रीडम इन द सेंस वो और भी ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं रिसोर्सेज से जो कि एनवायरनमेंट से वो लेते हैं। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड। जो ह्यूमन्स हैं वो हर जगह, उन्होंने देखो हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं, हाईलैंड्स हैं, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स हैं, फील्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, पास्चर्स हैं, फील्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, पास्चर्स हैं इन प्लेन्स एंड रोलिंग हिल्स, पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, ओशियनिक रूट्स ऑन द ओशियनिक सरफेस एंड सैटेलाइट्स इन द स्पेस। द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म दिस एज पॉसिबिलिज्म। तो अर्लियर स्कॉलर्स जो हैं वो इसको क्या कहते थे, पॉसिबिलिज्म कहते थे। मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से
हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो था वो था पॉसिबिलिज्म। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज़ ऑफ देम। जो नेचर है वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उनका यूज़ करते हैं एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। और जो नेचर है वो क्या हो जाता है, ह्यूमनाइज्ड होता है ग्रेजुअली एंड स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो ये जो है ये पॉसिबिलिज्म है जिसे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन्स हैं वो नेचर के हिसाब से अपने आप को नहीं ढल रहे हैं, बल्कि जो नेचर है उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करके दे आर क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर।